नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया पंजाब हिमाचल हरियाणा। हरियाणा पुलिस में 5500 कांस्टेबलों की पदों को लेकर चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच अभ्यर्थियों की आयु को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद ये है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीएटी के आयोजन में देरी के कारण योग्य उम्मीदवार हैं जो उनको मौका जो मिलने में मुश्किल हो रही है। इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें सामान्य और आरक्षित वर्गों में आयु सीमा 3 साल की छूट दी जाए। इस मामले हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से सीनियर जर्नलिस्ट अजय शुक्ला जी। अजय जी पंजाब हिमाचल हरियाणा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल लूंगा, अगर सरकार की गलती से भर्तियां रद्द हुई हैं, परीक्षाएं टली हैं, सीईटी लटका है और उसको उसकी सजा जो आज युवाओं को उम्र सीमा के नाम पर क्यों दी जा रही है? अजय सर। देखिए, मुझे लगता है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है उस वक्त में जब हम कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, जब हम ये कहते हैं कि हम युवाओं के भविष्य को स्वर्णिम बनाने की बात करते हैं, जब हम आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी इतनी ज्यादा सब कुछ है, ऐसी स्थिति में तमाम भर्तियां रद्द हो जाती हैं, तमाम में पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम में दूसरी गड़बड़ियां होती हैं और ये भारत के अंदर अब तक करीब 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके, भर्तियां रद्द हो चुकी हैं और तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ हुआ है। इस कारण से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता है। निश्चित रूप से इससे सर ये जो हरियाणा में सर जो हुआ, मतलब ये किसकी गलती है? गलती सिस्टम की है, सरकार की? कहां से गलती है और जो इसका मतलब वो है खमियाजा वो युवाओं को भुगतना पड़ रहा है? नंबर एक। नंबर दो, सर मैं थोड़ी उत्तर प्रदेश की भी आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी वही हालात से 3 साल की वहां छूट देगी, तो हरियाणा में बहुत संवेदनशील क्यों है? हरियाणा सरकार इस पे काम क्यों नहीं करती सर? मैं वही आपसे बताने जा रहा था कि देखिए 2019 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद में हुई, 22 में हुई और हुई, तो ये जितनी परीक्षाएं हुई इन सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई। तो किसकी गड़बड़ी? परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी की। और वो कौन है? वो सरकार द्वारा बनाई गई है। तो स्वाभाविक सी बात है। नहीं सर, पर इसका मतलब सरकार जब उस एजेंसी को उस ऑर्गेनाइजेशन को देती है काम, तो क्या वो चेक नहीं करती? उसके जो लूप पॉइंट है सरकार, इसका मतलब उसने चेक ही नहीं किया। ये जिम्मेदारी है। देखिए 2019 में आपका पेपर लीक हुआ, गड़बड़ हुआ, सब कुछ हुआ, फिर 2020 में इसी तरह गड़बड़ हुआ, फिर 2022 में हुआ और फिर 24 से 25 के बीच ये भर्ती की प्रक्रियाएं हुई, उसमें जो गड़बड़ी आई, ये सबका खामियाजा युवा क्यों भुगते? हमने यदि सही तारीख को आवेदन किया, आपने भर्ती निकाली, हमने आवेदन किया, निश्चित रूप से हमें उसी डेट से कंसीडर किया जाना चाहिए। और जैसा आपने यूपी का उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वही व्यवस्था होती। इसके पहले इसी तरीके से आपको याद होगा एक भर्ती राजस्थान में रद्द हुई थी और वहां पर भी वही तारीख मानी गई थी जिस तारीख को पिछली भर्ती रद्द हुई थी। तो उन्हें एकोमोडेट किया जाता है, नया फॉर्म भरने, नई उसमें करने के लिए नहीं बाध्य किया जाता है। लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरह से किया है, नोटिफाई कीजिए और पुराने को आप उसी में शामिल कीजिए। लेकिन इस सरकार ने युवाओं को, जिससे जितने अयोग्य घोषित हो जाएंगे तो कल के दिन कहेंगे हम कि हमारे पास योग्य युवा ही नहीं थे। आज भी देखिए जो आवेदन अब तक हो चुके हैं, करीब 1,40,000 के आसपास आवेदन हो चुके हैं, अभी 25 तारीख तक आवेदन होने हैं। तो अब आप सोचिए, पोर्टल तो वही लेगा जो आपने डेट फिक्स की है, तो वो बच्चे तो अपने आप अयोग्य हो जाएंगे। जो पिछली भर्तियों में सरकार की गड़बड़ी के कारण, यानी भर्ती एजेंसी की गड़बड़ी के कारण भर्ती नहीं हो सके, तो ये तो भविष्य से खिलवाड़ है। तो सर अब ये देखिए ना, सैनी साहब बाहरले सूबों की, बाहरले राज्यों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, पंजाब में रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इधर सर, इधर तो मामला गड़बड़ हो रहा है जी। इधर तो युवाओं जो फ्यूचर है उसके साथ ही खेला हो रहा। अब वो कहाँ जाएंगे सर? मुझे आज भी याद आता है, वो रोजगार और श्रम राज्य मंत्री हुआ करते थे मनोहर लाल खट्टर सरकार में। और उस समय मैंने इंडिया न्यूज में उनका एक इंटरव्यू किया था। सामना सवालों का मेरा एक कार्यक्रम होता था, तो उसमें जब मैंने किया था तो मैंने यही बात की थी कि भर्तियों को लेकर के, तब उन्होंने जो कहा था कि नहीं, जहां पर गड़बड़ी हो उसे दोबारा कराना चाहिए, उसमें
वो उनको छूट मिलनी चाहिए, सारी बातें उन्होंने कही थी। आज यदि वो मुख्यमंत्री बन के उससे बिल्कुल उलट करते हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है यह उन्हें खुद सोचना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी पंजाब से जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल की राजनीति को अच्छा समझते हैं। मैं धर्मेंद्र जी आपसे ये सवाल पूछता हूँ, जब सरकार कहती है कि नए साल का तोहफा, तो क्या उम्र सीमा में फंसे हजारों युवाओं का ये उम्र का जो लफड़ा पड़ा, ये क्या तोहफा, ये तो उल्टा उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। धर्मेंद्र जी। जी बिल्कुल ललित जी, ये कोई तोहफा नहीं है, ये सियासी तौर पर खेल माना जाएगा। जैसे हमारे माननीय अजय शुक्ल जी ने भी बताया कि अगर हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को देश की सेवा में या पुलिस में या फौज में कहीं भी लाने की बात कर रहे हैं, तो तब उन लोगों का क्या कसूर था जब उन्होंने 3 वर्ष पहले परीक्षा के लिए अपना आवेदन दिया था, तो तब अपनी प्रक्रिया को क्यों नहीं पूरा किया। ये तो सरकार की नलायकी है, युवाओं की इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब अगर हरियाणा में युवा ये बात मांग रहे हैं, आयु सीमा में छूट मांग रहे हैं, तो जो उनका मौलिक अधिकार है उनको ये मिलना चाहिए छूट। अदरवाइज क्या होगा, जैसे पहले पंजाब में बहुत ज्यादा युवा सबसे अग्रणी माने जाते थे, लेकिन मैं आज बात करूं तो हरियाणा के युवा हैं, वो चाहे फौज हो या पुलिस हो, इस भर्ती में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हरियाणा के युवक कई साल तक मेहनत करते हैं, उनमें जज्बा होता है कि मैंने पुलिस में जाना है, मैंने फौज में जाना है। तो जिन युवाओं ने मेहनत की उसका फल नहीं मिला, आज उनको आयु सीमा का हवाला देकर अयोग्य करार दे रहे हैं। तो मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि जो अभी जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने नई भर्ती जिसे तोहफा बता रही है, मुझे लगता है कि ये उस समय तक सिरे नहीं चढ़ पाएगी जब तक इन युवाओं की मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर किसी के पास अधिकार है, वो कानून का सहारा ले सकते हैं, उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। हो सकता है कि इस भर्ती पर कोई रोक भी लग जाए। सो इसकी बजाय इसके कि इस प्रक्रिया को भी टाले, युवाओं की बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है। मैं अजय सर आपसे एक बड़ा अहम सवाल लेने जा रहा हूँ। 2019, 2020, 21 और 2024 लगातार भर्तियां रद्द हुई, फिर से क्या इसकी जिम्मेवारी किसी अफसर ने ली या सरकार ने ली? मैं समझता हूं कि देखिए, लेनी चाहिए, लेकिन ली तो किसी ने नहीं है सर। यही तो दुर्भाग्य जी। मैं यही कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जो भी कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन, वो एजेंसी सरकार के अधीन है, और सरकार उस एजेंसी से यदि सही से, जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा, सही से अगर वो एग्जामिनेशन नहीं करा पाती है, या पेपर लीक होता है, या दूसरी कोई गड़बड़ी होती है, या कोई टेक्निकल ग्लिच होता है, तो ऐसी स्थिति में युवा तो जिम्मेदार नहीं है, परीक्षा देने वाला जिम्मेदार नहीं। परीक्षा देने वाले की जिम्मेदारी है फॉर्म भरे, सही से फॉर्म भरे, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, फीस भर दे जो भी सरकार ने डिसाइड की हो, और उसके बाद में उसकी परीक्षा लेना, उसका सही से रिजल्ट जारी करना, उसका टाइमली सब कुछ करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अच्छे से, ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यदि ये सरकार नहीं करती है तो स्वाभाविक सी बात है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और दोषी सरकार है। सरकार को उसे कंपनसेट करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता, करेगी सरकार कंपनसेट? हरियाणा सरकार करेगी कंपनसेट, लगता है आपको? मैं तो यही कह रहा हूं कि इस चीज के लिए हरियाणा के लोगों को भी दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि सरकारें जनता से डरती है, वोटर से डरती है। अब यदि उन्हें लगता है कि वोट इस आधार पर मिलता नहीं है, या इस आधार पर डिसाइड नहीं होता है, तो सरकारें फिर बेखौफ हो जाती हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लाखों यूथ जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, और वो अयोग्य घोषित होने के बाद में क्या करेगा, वो नशा करेगा और दूसरी चीजों में जाएगा। अभी हरियाणा का जो डेटा आया क्राइम का, उससे पता चलता है कि हरियाणा में नशे की 4 गुना बढ़ गई है तादाद। यानी नशा कम होगी, हरियाणा में बढ़ गई, पंजाब में कम हो रही है, हरियाणा में बढ़ गई। मैं वही कह रहा हूं कि हरियाणा में बढ़ गई, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब है यूथ कितना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो नशे के चुंगल में फंस रहा है। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसलिए निश्चित रूप से सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, युवाओं का भविष्य बचाना चाहिए। सर इसके साथ ही मुझे आप एक सवाल का और जवाब दीजिए
क्या हरियाणा के युवा यूपी के युवाओं से कम संघर्षशील हैं? जहां की सरकार क्या कम संवेदनशील है? अगर यूपी सरकार में कोई ऐसी गलती हुई तो सरकार ने जो उम्र में 3 साल की छूट है वो दे दी। अब ये जो हरियाणा में जो हुआ, ये सर पूरे मीडिया में खबरें छप रही हैं, सोशल मीडिया पे सब हर देखिए थोड़ी सी मैं ये कहूंगा, कहीं का भी युवा, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, कहीं का भी युवा अयोग्य नहीं। उसमें यूपी में नहीं सर मैं थोड़ा सॉरी टोक रहा हूं मैं। यूपी में उन्होंने ये मुद्दा बड़े स्तर पर उठाया और योगी सरकार ने कर दिया। अब आपका कहने का मतलब ये है हरियाणा में भी उठाना। मैं यही कहने जा रहा हूं कि कोई अयोग्य नहीं, उसमें आप बेहतरीन यूथ तलाशने हैं और उनको जगह देनी है। लेकिन सरकार जब अपना काम नहीं कर पाती है, इस तरीके से करती है, तो फिर उसका विरोध करना जरूरी हो जाता है। यूपी में अभ्यर्थियों ने जितना विरोध किया, आप देखिए, वो सीएम हाउस से लेके लाठी चली, सब कुछ हुआ, उन्होंने पूरा संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा और उसे नियम बदलने पड़े। क्या हरियाणा के यूथ या हरियाणा के परिवार, हरियाणा के लोग उस संघर्ष के लिए तैयार हैं? वो लड़ेंगे, और यदि लड़ेंगे तो मुझे लगता है मिलेगा। लेकिन यदि नहीं लड़ेंगे, यही सोचेंगे कि मिल लिया बस हो गया, बातों से हो गया, तो ये सरकार का जितना हमने अभी 10-11 साल में देखा है, ये सरकार बगैर लड़े कुछ देने वाली नहीं है। देवेंद्र जी पंजाब से बैठे हुए हैं, पंजाब ही था वो जिसने अलख जगाई थी किसान कानूनों के खिलाफ, और उसके बाद हरियाणा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के जब खड़ा हुआ, तो दोनों ने मिलके पूरे देश की उस सरकार को झुका दिया। कहीं बाकी जगह से तो थोड़े थोड़े से सपोर्ट थे, लेकिन असली लड़ाई तो पंजाब और हरियाणा ने ही लड़ी थी। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि यहाँ के लोगों में लड़ने का मादा है, लेकिन यदि लड़ेंगे तभी वो पाएंगे, नहीं तो मुझे लगता है कुछ नहीं देने वाली है सरकार। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो बिना प्रदर्शन के नहीं सरकेगी। जैसे युवाओं ने यूपी में बड़ा ठोक के प्रदर्शन किया, अगर ऐसे हरियाणा के युवा भी करेंगे तो उनको हक मिलना उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। मैं धर्मेंद्र जी थोड़े को सवाल लेना है कि 5500 पद है, फीस नहीं, लेकिन अगर उम्र में फंसे वही अनुभव अभ्यर्थी बाहर हो जाएं तो ये भर्ती किसके लिए? धर्मेंद्र जी। तो बिल्कुल ललित जी, जैसे पहले भी बोला है कि नया साल पर बोल रहे हैं हरियाणा सरकार के तोहफा दे रहे हैं, तो तोहफा उन लोगों को दो जो मांग रहे हैं। देखिए, इस भर्ती में सबसे ज्यादा वो युवा भी अप्लाई करेंगे जिनकी आयु अभी और भी रहती होगी, वो अगले 6 महीने, साल में, 2 साल में भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 2022 में सरकार पर भरोसा रखकर आवेदन किया था, उसके बाद भर्ती नहीं हुई, जो अभी निराश बैठे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जायज हक मांग रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जब भर्ती की प्रक्रिया ही नहीं है तो फिर ये भर्ती कैसे? बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। ये इस पर जैसे आपने पहले बोला कि नैब सिंह सैनी हरियाणा मॉडल को लेकर पंजाब में आ रहे हैं, हरियाणा मॉडल को लेकर भाजपा को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चुनौती भी हो जाएगी। अगर सरकार युवाओं की मांग नहीं पूरी करेगी तो हर फ्रंट पर उनके आगे यही सवाल होगा कि आपके युवा तो संघर्ष कर रहे हैं, हक मांग रहे हैं, आप पंजाब के युवाओं को क्या देंगे? तो जैसे अजय शुक्ल माननीय हमारे हैं, उन्होंने बताया कि यूपी में संघर्ष हुआ था, तो वैसी भी रूपरेखा हरियाणा में बन सकती है, क्योंकि कोई भी, चाहे वो युवा संगठन हो, चाहे सियासी दल हो, इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता चुप बैठेंगे। हरियाणा के जो भाजपा के विपक्षी हैं वो भी इकट्ठे होंगे, युवाओं को साथ लेने की कोशिश करेंगे। वोट बैंक है, क्योंकि हर युवा ही नहीं, उनका परिवार भी इस मुद्दे से जुड़ा होगा कि हमारे बेटे को हक मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। तो एक ऐसा ना हो कि बड़ा जन आंदोलन हरियाणा में खड़ा हो जाओ। तो मैं अजय सर आपसे एक सवाल फिर इसी टॉपिक को रिलेटेड दूंगा कि अगर आज उम्र में 3 साल की छूट नहीं दी गई तो क्या सरकार कोर्ट की दहलीज पर जाने वाले युवाओं के लिए तैयार है? मतलब अगर युवाओं को कोर्ट जाके, आपको क्या लगता है युवाओं को कोर्ट जाके ये अपना जो अधिकार है वो मिल सकता है? नंबर 1। नंबर 2 सर, अभी तक सर सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि ये गलती किसकी है। और सर जो अपोजिशन है, अपोजिशनों को सर कहीं कुछ नहीं दिखा कि वो केवल कोई सरकार अगर कोई गलत कदम उठाती है तो अपोजिशन उसको बड़े स्तर पर उठाता है, लेकिन अभी तक सर हरियाणा में कुछ ऐसा दिखा ना ही सरकार का कोई बयान आया कि ये गलती से हो गया। सर
देखिए, मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहली बात तो कस्टोडियन सरकार होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। दूसरी बात, यदि हम हरियाणा की ही सिर्फ बात कर लें तो पिछले 12 साल के अंदर जो 11 साल के अंदर भर्तियां हुई हैं, उनमें से एक भी भर्ती ऐसी नहीं रही है जो फेयर रही हो। और अधिकतर भर्तियों के मामले कोर्ट गए, अटक गए और अटके रहे, और फिर तमाम सारे अयोग्य हो गए, तमाम भर्तियां रद्द हो गई, और ऐसी स्थिति में तमाम यूथ का भविष्य बर्बाद हो गया। मुझे लगता है जैसे इस मामले में भी सरकार की शायद यही नियत है कि वो इसी तरीके से करके भर्तियां रद्द करे, और बाद में वो जिस तरह से कौशल विकास निगम के और दूसरे उसने बनाए हुए हैं तमाम माध्यमों से कॉन्ट्रैक्ट पे या आउटसोर्स करके कर्मचारी रख रही है, शायद वही उसकी परंपरा हो गई कि उसमें फिर मनमानी ढंग से रख लेंगे। तो ये एक गलत परंपरा शुरू हुई है जो कॉन्ट्रैक्ट वाली, जिस तरह से उससे क्या हो रहा है कि तमाम डॉक्टर्स में देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए हैं, कंपाउंडर्स कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए हैं, नर्सेस कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए, दूसरे और कॉन्ट्रैक्ट। साहब, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे ही सरकार चलेगी क्या? सरकार अच्छी पक्की नौकरी देना, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना, बच्चों के लिए बेहतरीन माहौल देना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा, और निश्चित रूप से उसे निभाना चाहिए। यदि सरकार की गलतियों के कारण से 12 साल से यह स्थिति बनी हुई है, तो लाखों युवा जो है अयोग्य अपने आप सरकार की गलतियों के कारण हो गया, और ऐसी स्थिति में उसे कौन कंपनसेट करेगा? वो गलत रास्ते अख्तियार करे। और यही वजह है कि जो डंकी रूट से बहुत सारे यूथ गए हुए थे तमाम, वो इसी मजबूरी में गए थे क्योंकि यह देश, यह प्रदेश उन्हें रोजगार देने में सक्षम नहीं था। जी सर यहाँ एक सवाल और बड़ा अहम मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे इनकी उम्र का लफड़ा पड़ा, तो सर सरकार की ओर से अब तक कभी कोई बयान नहीं आया, सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे जिन युवाओं ने ये भर्ती देखी, जिन युवाओं ने ये इस भर्ती के लिए अप्लाई किया, तो उनमें सर एक पॉलिटिकल जो रोष होता है, मतलब किसी प्रॉपर पार्टी के लिए या प्रदेश सरकार के लिए, ऐसा कुछ सर गुस्सा मतलब जो आ सकता है? आना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे साथ हो, आपके साथ हो, देवेंद्र जी के साथ हो, किसी के साथ हो, तो निश्चित रूप से हमें उस पर आपत्ति करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, एक बात, अभी हाल के दिनों में एक घटना हुई थी जो उस लड़की के साथ में जो उन्नाव रेप से पीड़ित थी, और उस मामले में राहुल जी ने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हम मरे हुए समाज बनते जा रहे हैं। क्या सिर्फ वही लड़की प्रोटेस्ट करे? क्या हम सबको इस बात के लिए गुस्सा नहीं आना चाहिए कि एक लड़की किसी की भी हो, वो हमारी बहन कहला सकती है, हमारी जो है मां कहला सकती है, हमारी दूसरी और कहला सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए, क्या उसके लिए हमारे मन में दर्द नहीं होना चाहिए? मानवता तो यही कहती है। जी बिल्कुल। तो रक्षा का दायित्व तो पूरे सबका है, समाज का है। तो पूरे समाज को जब खड़ा होना होगा, यदि मरा हुआ समाज बन जाएंगे तो रोज बरोज सरकार अपने मनमानियां आप पे थोपेगी और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी सर, मुझे एक बात और बताइए मुझे। जैसे मैंने पहले आपके साथ कोर्ट वाला सवाल डिस्कस किया, मतलब आपका कहने, आपने पहले बताया कि अगर कोर्ट में चले गए तो फाइलें अटकी रहेंगी, तो इसका मतलब कहने का ये है कि युवाओं को अगर अपना हक लेना है तो कोर्ट के रास्ते से नहीं, विरोध में अगर डट जाए तो उनका हक मिलेगा उनको पक्का? नहीं, दोनों रास्ते अपनाएं, जरूरी नहीं है हर रेमेडी अपनानी चाहिए। भाई देखिए, हमारे यदि कहीं चोट लगती है तो हम हर तरह की रेमेडी अपनाते हैं। हम कहते हैं डॉक्टर को भी दिखाएंगे, कोई बताता है नहीं ये चीज खा लीजिए, ये कर लीजिए, और कोई जानने वाला बताता है तो हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम तमाम चीजें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो वही करनी चाहिए। हमारे पास जो लीगल रेमेडीज हैं हम वो भी यूज करें। हमारे पास में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, संविधान हमें शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, हम वो भी डट के करें। हम लड़ेंगे तब पाएंगे। यदि हम यह सोच रहे हैं कि यह सरकार आसानी से कुछ दे देगी, तो आप कल्पना मत करिए, क्योंकि इस सरकार का 12 साल में जो कैरेक्टर देखा है
वो हमने यह देखा है कि यह आसानी से कुछ नहीं देती है, इससे लड़ना पड़ता है। जी सर मेरा एक लास्ट हमारा टाइम भी हो गया कि मेरा लास्ट सवाल ये है, जैसे मैंने आपको पहले पूछा कि 2019, 2021 और 2024 में भर्तियां रद्द हुई, फिर से हुई। मतलब सरकार सर पहले भी आपने, जैसे आपने भी कहा कि पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन सर सरकार फिर कोई मतलब सबके लेती नहीं, अब फिर आ गया। कोई ऐसा तो है नहीं कि सरकार को नहीं पता कि पहले भी हमने जो एजेंसियां हायर की थी उनमें भी गलतियां हुई और भर्तियां फिर हुई, लेकिन फिर वही सर कोई सबके लेती नहीं, अब फिर वही लफड़ा पड़ गया। इसका मतलब सिस्टम है जो वो सुधारना चाहती नहीं, कोई सिस्टम सुधारना चाहता नहीं कोई सर। इसलिए नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, सरकारों को लगने लगा है कि इससे वोट नहीं, लोगों को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मरा हुआ समाज इसके खिलाफ नहीं बोल रहा। अब आप एक चीज देखिए, यदि वही बच्चों के माँ बाप निकल पड़े, यही 1.5 लाख, तो 1.5 लाख परिवार हो गए, और 1.5 लाख हर परिवार में 4 व्यक्ति, आप सोचिए, तो यानी कितना हो गया। तो ऐसी स्थिति में 6 लाख लोग विरोध में यदि बैठ जाएंगे जी बिल्कुल, तो सरकार कांपने लगे। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सरकार को डर लगता है सिर्फ वोट का, इसलिए हमें उसे यह आभास कराना जरूरी है कि आप गलत हैं और आप गलत करेंगे तो हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। हम धर्म जाति के आधार पर वोट नहीं करेंगे, हम मुद्दों के आधार पर करेंगे, और जब यह होगा तो निश्चित रूप से सरकारें डरेंगी और करेंगी। जी ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इस मामले में बातचीत की। जी धन्यवाद सर।